दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है हम लोग बिहार एसएससी का फॉर्म का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 12 होने वाला है, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर? ये जो हमारा आज का 12 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है यानी कि 11 प्रैक्टिस सेट को जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ठीक है। सभी प्रैक्टिस सेट को जो है वहां से जाकर के जो है आप लगा सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो ये बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण जो कि साक्ष्य है बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, बिहार में हम बात कर ले तो ये कुम्हार शास्त्र जो ये प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो पटना में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? तो यह जो है पटना में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है पटना में पड़ता है। और पटना जो है ना, पटना ये मौर्य वंश की राजधानी, ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी, जिसको कुछ देर पहले हम लोग जानते थे पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, और पटना को ही जो पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य वंश की राजधानी जो ये पाटलिपुत्र ही था, ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी जो ये कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और हम बात कर लिए सासाराम, ठीक है। सासाराम की थोड़ा हम बात कर ले तो सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। और वैशाली जो है, वैशाली ये विश्व के प्रथम, क्या कहते हैं, विश्व के प्रथम गणतंत्र यानी कि लिच्छवी, क्या कहते हैं, लिच्छवी की जो है ना राजधानी जो ये वैशाली पड़ती थी, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी जो है ये कहाँ पड़ती थी? वैशाली पड़ता था। और राजगीर जो है ये मगध का, ठीक है, मगध का राजधानी जो है ना ये राजगीर पड़ता था, मगध का, ठीक है, जिसको हम लोग महाजनपद के नाम से भी जानते थे। तो उसका राजधानी जो ये कहाँ पड़ता था? ये राजगीर में ही पड़ता था। चलिए, और कुछ हम बात कर ले जैसे कि मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश की थोड़ा हम बात कर ले तो मौर्य राजवंश के विषय में हमें जानकारी जो है ये अर्थशास्त्र, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र नाटक, जिसको हम मुद्रा राक्षस कहते हैं, उसके बाद कथा, कथा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं मंजरी हो गया। ये सभी से जो है आपको मौर्य वंश की कुछ मतलब जो जानकारी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सभी बुक है एक टाइप का। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर प्रश्न है कि दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की सबसे छोटी पट्टी जो होता है वो क्या कहलाती है? दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की सबसे छोटी पट्टी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो, उसको हम लोग भू संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है ना हम लोग भू संधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भू संधि के नाम से जानते हैं। और ये जल संधि की हम थोड़ा बात कर ले तो जल संधि जैसे कि दो विशाल जग को क्या कहते हैं, दो विशाल जल भूभाग को जोड़ने वाली को हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो विशाल जल भाग को जोड़ने वाली संधि जो होता है उसको जल संयोजी संधि कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय जो होता है, ये प्रायद्वीपीय क्या होता है? तो तीन ओर से सागर से घिरे हुए भूमि को, तीन ओर से सागर से घिरे हुए भूमि को हम लोग जो प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय। और दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत को जो है ये प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य जो है ये करता है। देखो, ये राज्यसभा जो होता है, ये राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। और राज्यसभा जो होता है ये एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा वो क्या होता है? तो वो जो है अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो ये कौन रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो है ये अध्यक्ष जो है ये कौन रहा है सबसे अधिक समय तक? देखो, ये सबसे अधिक समय तक की हम बात कर लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि ये रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, अब्दुल कलाम आजाद जो है क्या कहते हैं 1940, ठीक है, 1940,
ठीक है। 1940 से लेकर के 1945 के बीच तक, मतलब 1945 तक जो है ये मतलब जो अध्यक्ष रहा था। ठीक है, ये जो है अध्यक्ष रहा था। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो होता है यह किसने तैयार किया था? देखो, ये तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने जो कि तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और ये विजय लक्ष्मी पंडित की थोड़ा हम बात कर ले तो विजय लक्ष्मी पंडित यानी कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो कि बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए की पहली महिला अध्यक्ष। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विभाग की विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? किसने किया है? देखो, ये जो है यूरोपीय संघ ने किया है। किसने किया है? यूरोपीय संघ ने जो कि ये घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर की, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान कहाँ है? अवदान जो है ये कहाँ है? देखो, विश्व की बात कर रहा है तो ये ईरान में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? तो ये ईरान में हो जाएगा। वही भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की बात कर ले, निजी क्षेत्र, जो कि जामनगर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जामनगर में। ठीक है, आपको याद रखना है जामनगर में। भारत का जो कहाँ हो जाएगा? तो ये जो है जामनगर हो जाएगा, जामनगर। ठीक है, जामनगर हो जाएगा भारत का। चलिए, अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? किस देश के संविधान से जो है ये लिया गया है? देखो, ये यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। और कनाडा से हम बात कर ले, कनाडा, देखो कनाडा से जो है संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, संघीय प्रणाली जो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से ही जो कि संघीय प्रणाली लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और इंग्लैंड से हम बात कर ले तो इंग्लैंड से जो है ना संसदीय प्रणाली को लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से जो है क्या लिया गया है अपना भारत में? तो संसदीय प्रणाली को जो है ये इंग्लैंड से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान जो है किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान जो है यह किस तिथि को स्वीकार किया गया था? देखो, कब इसको स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर। ठीक है, याद रखना है आपको, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है इसका मतलब क्या हुआ था? ये मतलब स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 की हम बात कर ले, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। वही पूछ देगा कि इसे कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और स्वीकार जब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे जो है स्वीकार भी किया गया था। और भारतीय संविधान सभा द्वारा ही बनाया गया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। चलिए, तो यहाँ पर हम बताए नहीं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, जब जो उसे प्राप्त है।
देखो जब मतलब वो उसे क्या प्राप्त है, तो लोकसभा का विश्वास जो ये प्राप्त होगा तब तक जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 75 की तहत यदि हम बात कर ली, आर्टिकल 75 की थोड़ा हम बात कर ले यहाँ पर, आर्टिकल 75 की। देखो आर्टिकल 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का क्या होता है, ये नेता होता है आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा जो कि प्रदान किया गया है। देखो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे दर्जा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा रचना है जो कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। देखो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, कौन नहीं है ये बताना है आपको। देखो यहाँ पर जो है द होली फैमिली, ये जो है संबंधित महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। द होली फैमिली जो है ये कार्ल मार्कस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, यह जो है ना कार्ल मार्कस से संबंधित है। ठीक है, द होली फैमिली जो है ये कार्ल मार्कस से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है। श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई पुस्तक जो है ये कौन सी है। देखो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ये सभी जो है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके द्वारा जो ये सभी पुस्तक को जो है लिखा गया है। कूली हो गया, द बाबर ट्रेड यूनियन हो जाएगा, टू लिज एंड एब एड, ये सब मतलब सभी पुस्तक जो कि इसके द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सभी जो है इसका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला प्रश्न है कि SEZ का पूरा रूप जो है क्या होगा। इसका पूरा रूप जो है क्या हो जाएगा। देखो इसका पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो भारत सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है भारत सरकार के द्वारा स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो कि निर्यात को क्या करना, बढ़ावा देना होता है। ठीक है, इसे मुख्य इसका क्या उपयोग होता है, तो मतलब जो है ना बढ़ावा देना, निर्यात में जो है इसका मुख्य कार्य होता है बढ़ावा देना निर्यात में। ठीक है, निर्यात में बढ़ावा देना। चलिए चलिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि सार्क का पूरा नाम जो है ये क्या होगा। देखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोप को कोऑपरेशन क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना जो है कब हुआ है, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ दे तो इसकी स्थापना जो ये 8 दिसंबर, ठीक है 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो ये काठमांडू में स्थित है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू में स्थित है। और सदस्य देश की संख्या इसमें टोटल 8 जो कि सदस्य देश है। इसमें टोटल सार्क के अंतर्गत जो कि 8 सदस्य देश आता है। तो वो कौन कौन सा देश है, जैसे कि भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, यानी कि किस रंग से जो है दर्शाया जाता है मानचित्र में। मानचित्र में पर्वत हो गया और पहाड़ को मतलब किस रंग से जो है दर्शाया जाता है।
किस रंग से दर्शाया जाता है? देखो लाल रंग से जो है ना दर्शाया जाता है, मानचित्र में पर्वत या पहाड़ को जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, लाल रंग से। वही बात कर, लेकिन यदि पहाड़ पूछ रहा है तब, वही यदि मानचित्र में नदी, यदि नदी को दर्शाना हो तो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तब देखो वहां पर जो है ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। नदी को दर्शाने के लिए ब्लू रंग का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये पीला रंग का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर ऊंचा स्थान को दिखाना हो। ठीक है, ऊंचा स्थान को दिखाने के लिए जो है ना ये पीला रंग का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में। ठीक है, मानचित्र में। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो ये कौन सा है? सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो ये कौन सा है? सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? देखो ये सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, चाइना रेशम का सबसे बड़ा निर्यात देश जो कि ये चाइना होता है। और रेशम उत्पाद में द्वितीय स्थान पर जो ये अपना भारत आता है। दूसरा स्थान पर जो है ये अपना भारत आता है, दूसरा स्थान पर। ठीक है, एक नंबर में चीन, दूसरा नंबर में अपना भारत आता है रेशम में। ठीक है, और भारत में 4 किस्म की रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, 4 किस्म, जैसे कि एक होता है एड़ी का रेशम होता है, एक शहतूत का होता है, एक तसर का होता है, एक मूंगा का होता है। ठीक है, यानी कि 4 प्रकार के जो किस्में होता है भारत में रेशम का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सब विश्व में पूछेगा तो चाइना हो जाएगा, और दूसरा स्थान पर जो कि अपना रेशम के लिए भारत देश आता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है ये कौन था? कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है ये कौन था? देखो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये नवाज शरीफ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाज शरीफ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुआ है। प्रथम युद्ध की हम बात कर ले तो 1947 में। ठीक है, 1947 से लेकर 48 लमसम हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध। और दूसरा युद्ध 1965 में, और तीसरा युद्ध जो 1971 में हुआ। और भारत की जीत के साथ ही बांग्लादेश का भी उदय हो गया था 1971 में। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जंप जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द जो है ये किससे संबंधित है? देखो ये बास्केटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? ये बास्केटबॉल से संबंधित होता है। देखो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में जो 5-5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में। ठीक है, और बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच जो है 1950 में। ठीक है, 1950 में आयोजित हुआ था प्रथम विश्व। ठीक है, चलिए, और प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में, इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम दिया था, बताइए, भाषण दिया है। देखो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हम बात कर ले कहाँ का रहने वाला था? ये अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, अमेरिका का। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बना हुआ है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आकृति है जो कि भूमिगत जल से बना हुआ है? भूमिगत जल से बना हुआ है। देखो ये काट बीडो क्या है? ये काट बीडो जो है ना ये भूमिगत जल से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होता है। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व जो है ये क्या होता है? देखो ये जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फेरस हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एस्किमो के घर बने होते हैं, यानी कि एस्किमो का घर जो ये किसका बना हुआ होता है? देखो एस्किमो का घर जो होता है ये ना बर्फ से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? यह जो है बर्फ से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसे देखो ये एस्किमो को इग्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, इग्लू। ठीक है, इसे जो है ना इग्लू के नाम से भी जाना जाता है, इग्लू के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो ये कहाँ थी? देखो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी की हम बात कर लेती है, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी ये कोलकाता थी। लेकिन हम बात कर ले 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो कि 1912 में से मतलब इसे लागू कर दिया गया था। 1911 में मतलब ये कहानी बना था, 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बन गया था। ठीक है, और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन जो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ है, तो इसे भी याद रखना है। कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी जो है ये परिवर्तन किसके शासन काल में हुआ है? कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। नामित कर सकता है किसे जो है कर सकता है? देखो ये एंग्लो इंडियन को कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंग्लो इंडियन को जो है कर सकता है। देखो आर्टिकल 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय से दो व्यक्ति को नामित कर सकता है। ठीक है, दो व्यक्ति को नामित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल त्रिकोण का संबंध जो ये किससे होता है? लाल त्रिकोण का संबंध जो है ये किससे होता है? लाल त्रिकोण का संबंध जो होता है ये किससे होता है? देखो लाल त्रिकोण का संबंध जो ये परिवार कल्याण से होता है। ठीक है, परिवार कल्याण से होता है। और रेड क्रॉस का जो होता है, ये रेड क्रॉस की हम बात कर ले तो जैसे कि इसका डॉक्टरी सहायता और अस्पताल में जो है ये रेड क्रॉस का जो कि साइन मतलब दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है रेड क्रॉस का। और एक होता है लाल झंडा। तो ये लाल झंडा क्यों दिया जाता है? तो लाल झंडा जो एक क्रांति का प्रतीक होता है। लाल झंडा जो होता है ये क्रांति का क्या होता है? प्रतीक होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि कंटूर रेखा दर्शाती है, यानी कि कंटूर रेखा जो ये क्या दर्शाती है? देखो कंटूर रेखा जो होती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को जो है ये दर्शाता है। कंटूर रेखा जो ये समुद्र तल से तापमान हो जाएगा ऊंचाई और उसके आकार वाले स्थान को क्या करता है? ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के
मतलब 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें से आपको याद रखना है, पहला राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इनकी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। फिर से आपको सुनना है, पहला में राजस्थान, दूसरा में गुजरात, तीसरा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है, और उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। दोनों में डिफरेंट इतना ही है। ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि ए लाइफ पुस्तक का रचयिता जो ये कौन है। ए लाइफ पुस्तक का रचयिता जो ये कौन है। देखो ये क्या कहते हैं, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ये बांग्ला के, ये मतलब क्या कहते हैं, बंगाली, मतलब एक लेखक था। ये जो है बंगाली का एक लेखक था, बंगाली का लेखक। ठीक है, बंगाली लेखक। चलिए चलिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कावेरी नदी बहती है, यानी कि कावेरी नदी जो ये कहाँ पर बहती है। देखो ये दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, यह कहाँ पर बहती है, तो कावेरी नदी जो होती है ये दक्षिण भारत में बहती है। और ये कावेरी नदी जो है कर्नाटक, क्या कहते हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो होती है, कावेरी नदी ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। किस राज्य में। देखो ये त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि घना पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है। देखो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और गुजरात की हम बात कर ले, गुजरात की थोड़ा हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की। ये गुजरात जो दिया गया है, तो गुजरात यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो ये असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है असम में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, यानी कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये कब पारित हुआ था। देखो ये जो है 1985 ईस्वी में जो है पारित हुआ है। दल बदल कानून जो है ये 1985 ईस्वी में पारित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि उज्जैन किस नदी के किनारे मतलब है। उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे में स्थित है। उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है। देखो ये छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, छिपरा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये गोदावरी की हम बात कर ले, गोदावरी, तो गोदावरी जो है ना, गोदावरी ये नासिक, नासिक शहर जो है ये गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक शहर जो है ये गोदावरी के तट पर स्थित है। और ये क्या कहते हैं, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो होता है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और ये भागीरथी, रुद्रप्रयाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो कि स्थान है, रुद्रप्रयाग ये भागीरथी नदी पर स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? देखो ये केरल का, कहाँ का है? ये केरल का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल का कथकली जो की है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है। आंध्र प्रदेश का क्या होता है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जैसे कुचिपुड़ी होता है। और असम का जैसे हम बात कर ले तो असम का जो है शास्त्रीय नृत्य बिहू होता है। क्या होता है? बिहू। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का बिहू हो जाएगा। और ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का हम बात कर ले तो तमिलनाडु का जो ये भरतनाट्यम होता है। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का हम थोड़ा बात कर ले तो यहाँ पर यूपी का जो कि कथक होता है, ठीक है, कथक। यूपी का जो कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? ये कथक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल का। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है, ठीक है, केरल का। चलिए अगला प्रश्न जो कि 36 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? दो राज्यों की राजधानी है। देखो चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ ये दो राज्यों की राजधानी है। कौन कौन सा? तो एक पंजाब एक हरियाणा की राजधानी है कि चंडीगढ़ होता है। पंजाब हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है ये चंडीगढ़ होता है, ठीक है, चंडीगढ़ होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज राजदूत था, यानी कि मेगास्थनीज जो ये किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? देखो ये सेल्यूकस का, किसका? ये सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्यूकस का, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक को भी लिखा है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इंडिका नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा है? इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये मेगास्थनीज ने ही लिखा है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का के काल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यानी कि फाहियान भारत में आया था, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई जो है कितनी होती है? भारत के समुद्री सीमा की लंबाई की हम बात कर ले तो कितना हो जाएगा? तो ये जो कि 7,516 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की टारगेट के अनुसार बताएं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फुल्ली कितना होता है? तो 7,516, ठीक है, 7,516 किलोमीटर होता है, ठीक है, 16 किलोमीटर जो कि समुद्री तट की लंबाई होती है। और भारत में ये 6100 किलोमीटर जो कि भूतटीय की लंबाई होती है। भूतटियों की लंबाई कितनी है? तो ये जो 6100 किलोमीटर है। वही द्वीपों सहित यदि मिला देंगे तो 7500 किलोमीटर, ठीक है। द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई जो कितना होता है? 7500 किलोमीटर होता है। और भारत की स्थलीय सीमा के संबंध जो कि 7 देश होता है। भारत की स्थलीय सीमा से संबंध में कौन सा देश है? कितना देश है? तो ये 7 देश जो कि पड़ोसी देश है भारत का। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम जो ये क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम जो है ये क्या था? देखो ये सिद्धार्थ क्या था? ये सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम जो ये सिद्धार्थ था। और महावीर, महावीर के बचपन का नाम जो ये वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम जो है ये क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? यशोधरा के साथ में जो है ये गौतम बुद्ध का विवाह हुआ है। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो ये राहुल था, इसे भी याद रखना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है ये क्या था? तो उसका नाम जो ये राहुल था। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है क्या कहा जाता है? देखो उसको जो है हिमाद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि 41 नंबर प्रश्न है, जो कि प्रिंट के अनुसार प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न किया है कि कौन सा जो है कि सम्मिलित मतलब गलत है, यानी कि ऐसा कौन है जो कि वो गलत है। देखो 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस जो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखो 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस युग्म जो कि क्या है यहाँ पर गलत है। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं होगा बल्कि नौसेना दिवस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो होता है उसको क्या कहा जाता है। देखो उसको क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, क्रोड। ठीक है। और पृथ्वी के भू क्षेत्रफल जो कि जल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो ये 3:7 है। ठीक है, 3:7 है। और पृथ्वी का 29% कितना, पृथ्वी का 29% पर जो कि क्या है, मतलब भूभाग है, स्थल है। और जबकि 71% पर जो कि ये जल ही है। कितना, 71% जल ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जो है किसे कहा जाता है, ये जो है किसे कहा जाता है। देखो ये मैडम कामा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये मैडम कामा को जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मदर कामा को, सॉरी मैडम कामा को जो है कहा जाता है। चलिए और ये सुचेता कृपलानी की थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। सुचेता कृपलानी की, देखो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये सुचेता कृपलानी ही था। पहले पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी था। तो इसे भी आपको याद रखना है, पहली पहली मुख्यमंत्री। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। और ये जो है ना विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ का क्या कहते हैं, यूएनओ का अध्यक्ष था। ठीक है, यूएनओ का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है 44 नंबर की, भारत में भ्रांस घाटी का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है। भारत में भ्रांस घाटी का उदाहरण जो है ये कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर ये गंडक घाटी जो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंडक घाटी। देखो गंडक जो ये नेपाल, क्या कहते हैं, गंडक जो है ये नेपाल से, ठीक है, नेपाल से निकलती है और जो कि गंगा की सहायक नदी बनती है। ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती, क्या कहते हैं, नर्मदा हो गया और ये ताप्ती, दोनों जो है ये नर्मदा और ताप्ती घाटी से बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में क्या होती है, तो ये जो है मिल जाती है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर किस रचना का पात्र है। किस रचना का जो है ये पात्र है। देखो ये जो है टेम्पेस्ट, क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 46 नंबर प्रश्न है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो ये रखा गया है, जो कि हो चुका है, बताइए। देखो ये जो है ना इसका लक्ष्य जो कि 2022 में ही था, लेकिन 2023 में जो ये हो चुका है। ठीक है, 2023 में। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। देखो नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो यदि हम ऑप्शन की यहाँ पर बात कर ले तो ये देखो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, नहीं कि ये सभी को दिया गया है। ठीक है, इन सभी को जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फोबोस, क्या है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। फोबोस जो है किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है।
देखो ये है मंगल का, किसका है ये, मंगल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल का। देखो फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा होता है, और मंगल ग्रह के दो चंद्रमा फोबोस और डोमोस होता है। मंगल ग्रह के जो कि क्या कहते हैं, मंगल ग्रह के दो चंद्रमा होते हैं, जो कि एक फोबोस होता है, एक डेमोस होता है। और मंगल ग्रह जो है सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह होता है। मंगल जो है सूर्य ग्रह से क्या कहते हैं, सूर्य से चौथा सबसे ग्रह होता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पर जो कि पलायन वेग की हम बात कर ले तो 5 पॉइंट कितना 5.027 किलोमीटर पर आवर सेकेंड होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा जो ये सूर्य होता है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो ये क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है, 2021 जो है किसे चुना है। देखो ये जो है ना स्मृति मांधाना को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 50 नंबर में प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है, फिर से जो है किसे चुना गया है। देखो फिर से जो है नहीं किसे चुना गया है, तो ये प्रियंका, किसको चुना गया है, प्रियंका को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे मतलब प्राप्त होता है, ये जो है किससे प्राप्त होता है। देखो ये जो है ना अपघटक से, किससे होता है, ये अपघटक से जो है ना प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो होता है ये अपघटक को प्राप्त होता है। जबकि जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। जैविक घटक को 3 भाग में, पहला एक उत्पादक होता है, जैसे कि हम उत्पादक के अंतर्गत जैसे कि हरा पौधा आता है, ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत जैसे हरा पौधा आता है। उपभोक्ता के अंतर्गत बहुत सारा मतलब आ जाता है। उपभोक्ता मतलब क्या कहते हैं, गाय भैंस बकरी, और इसके बाद द्वितीय में आ जाएगा लोमड़ी भेड़िया चीता, ये सब मतलब आता है, ठीक है, उपभोक्ता होता है, ठीक है। कहें कि यहाँ प्रश्न जो है कि पूछा जाता है किसको कौन खाता है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है 52 नंबर प्रश्न है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, ये जो है किस पर आधारित होता है, बताइए घड़ी में। देखो ये जो होता है ना दबाव, क्या कहते हैं, दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर जो ये आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस जो ये कौन सी है, प्रयुक्त होने वाली गैस की यहाँ पर बात कर रहा है। देखो प्रयुक्त होने वाली गैस जो है क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर नियोन हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रयुक्त कौन सी गैस होगा, तो वो जो है नियोन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नियोन। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर की शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है ये किसके माध्यम से होता है। देखो शरीर में जो है होता है ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति ये लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो है, जिसको हम लोग आरबीसी क्या कहते हैं, आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है, आरबीसी। इसी के द्वारा जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो ये मतलब होती है, ठीक है, इसी के माध्यम से। चलिए और बात कर ले कि आरबीसी का जीवन काल जो है कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल जो 100 से लेकर 120 दिन का होता है, ठीक है, 100 से लेकर 120 दिन का होता है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम जो है ये क्या होगा। सोडा जो होता है बारूद बनाने के काम में आता है, तो इसका रासायनिक नाम जो है क्या है। देखो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3, ठीक है, KNO3, KNO3। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु का लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न को आपको फिर से समझना है
क्या बता रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है और वस्तु को लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फोकस दूरी जो कि माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु की दूरी की हम बात कर ले तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अवतल लेंस में जो भी चलेगा वो माइनस में ही चलेगा, ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको एक फॉर्मूला लगाना है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको 1/v का मान मिल जाएगा, तो 1/v का मान 1/f चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/u। ठीक है, देखो हम फाइनल में आपको समझा ही देते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे बनाना है, तो इसको उलट कर लाइएगा तो ये हो जाएगा 1/v, तो यहाँ से जो कितना हो जाएगा 1/f हो जाएगा प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1/f का मान जो है 1/f का मान जो है फोकस दूरी जो भी चलेगा वो माइनस में चलेगा, यानी कि माइनस का 15 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस है तो प्लस 1/u प्रारंभिक दूरी जो कि u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो ये क्या हो जाएगा, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस यानी कि ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये जो है माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3/का ये 30 हो जाएगा। तो आप काटना है तो 3 से काटेंगे, 30 कुछ कितना बार में जाएगा, तो ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, 10 बार में जो है ये चला जाएगा माइनस का 10 बार में। तो यहाँ पर जो है आपका भी का मान जो है कितना निकल कर आ जाएगा, तो भी का मान जो है माइनस का 10 सेंटीमीटर जो है ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है कहाँ पर दिखाई दे रहा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर जो ये ऑप्शन नंबर डी में जो ये पता चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी जब भी होती है तो वो ऋणात्मक में ही आता है, यानी कि निगेटिव में ही आता है। ठीक है, और जब उत्तल लेंस का आएगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, वर्षा का बूंद जो होता है वो गोल क्यों होता है। देखो पृष्ठ तनाव के कारण जो है ना वर्षा का बूंद जो होता है ये गोल होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का यूनिट भी होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल, जूल बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, जूल बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी। किसी पिंड का यदि वेग हम लोग 2 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा। देखो वो भी जो है ना 4 गुना हो जाएगा, यदि उसको हम लोग वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला जिसको हम किनेटिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो किनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/mv²। ठीक है, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। देखो यदि हम भी को यहाँ पर भी को यदि हम 2 गुना करेंगे तो वो जो कितना हो जाएगा, देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार ही आपको समझना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेग को जो आपको 2 गुना करना है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पहले यहाँ पर पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये हाफ mv²। क्या बोल रहा है, हाफ mv²। तो यहाँ से जो है आपको क्या बोल रहा है, वेग को 2 गुना करने के लिए तो आपको यहाँ पर वेग जो है 2 गुना कर देना है, m की जगह पर m ही रखना है, और v का मान क्या करना है, सिर्फ 2 गुना कर देना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देना है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये यदि 2 हो रहा है तो ये 4 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस टाइप से जो ये कितना हो जाएगी, 4 गुना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है, यानी कि किसकी क्षति होती है, शराब के ज्यादा अधिक उपयोग करने से किस चीज की क्षति होती है बताना है।
देखो लीवर खराब हो जाता है, शराब की अधिक अधिक सेवन करने से जो है लीवर खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो शराब में जो है ना क्या कहते हैं अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो शराब में हम बात कर ले तो शराब में जैसे कि इथाइल एल्कोहल, जो इथाइल एल्कोहल होता है वो सबसे ज्यादा जो कि शराब में पाया जाता है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो कि शराब में होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो ये कौन सा है। सेल हो गया और खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है। देखो ये कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन। ठीक है, देखो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन जो एक अधातु होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है ये एक प्रकार का अधातु होता है और इसकी परमाणु संख्या जो होता है ये 6 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 6, और ये पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आता है, ये जो है पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आता है पी। चलिए चलिए यहाँ पर बताइए कि MnO2 प्लस H4HCl MnCl2 प्लस H2O हाफ दी गई है, तो अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ये किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। ये जो है किसका उदाहरण है, तो देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यह जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। दही का जमना जो है ये किस प्रकार का प्रतिक्रिया है। देखो दही का जमना आप सभी जानते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो कि दही का जमाव होता है। ठीक है, दही का जमाव होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, देखो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये जो है कांच का बना हुआ होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कांच का बना हुआ होता है। देखो ये कांच का इसलिए बना होता है क्योंकि ये देखो क्या कहते हैं इसका उपयोग टेलीफोन के तार में भी होता है और इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए होता है। ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है इसमें ऊर्जा की खपत जो है ना बहुत कम होती है। और ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है किसने किया है, नरेंद्र सिंह ने किया है। किसने किया है, नरेंद्र सिंह ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु जो ये कौन सी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु जो है ये कौन सी होती है। देखो ये पोलेनियम होता है। ठीक है, पोलेनियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोलेनियम। और पोलोनियम की परमाणु संख्या जो ये 84 होता है, कितना, ये 84 होता है। ठीक है, और समस्थानिक संख्या जो इसकी कितनी होती है, 210। समस्थानिक संख्या जो है 210 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराया जाए तो कौन सी गैस जो है निकलती है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया हम जिंक के टुकड़े से कराते हैं तो कौन सी गैस जो है निकलती है। तो कौन सी गैस जो है निकलती है, देखो वो हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न जो कि 66वां प्रश्न क्या है कि ध्वनि तरंगों की गति जो कि 700 मीटर पर सेकेंड है, जबकि ध्वनि तरंगे इतना की यात्रा करने में कितना समय लेगा। 7 किलोमीटर की यदि यात्रा कर रहा है तो कितना का समय लेगा। देखो ध्वनि तरंग की गति जो कि 700 मीटर पर सेकेंड दिया गया और ध्वनि तरंग जो ये 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो यात्रा करने में जो उसको 10 सेकेंड लमसम लग जाएगा। ठीक, कैसे लगेगा, देखो टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, 7 है तो 7, 1000 मीटर में चलेगा तो 1000 बटे का बटे और 700 इसको मीटर पर सेकेंड से भाग दे देना है। तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, बच गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस जो है ये किससे बनती है? मीथेन गैस जो होती है ये देखो किससे बनता है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है ये मीथेन गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हीरा, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर जो है क्या होता है? हीरा हो गया और ग्रेफाइट, ठीक है, दोनों में मुख्य अंतर जो होता है जिसको षष्टकोणीय संरचना और पंचकोणीय संरचना, मात्र यही अंतर होता है हीरा और ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? शुष्क सेल में जो है जिंक की सतह पर क्या होता है? देखो ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होता है क्योंकि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट यानी कि कार्बन छड़ की करती है, जिसकी सतह धनात्मक क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जिसकी सतह क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और शुष्क सेल में जो है ना एनोड का कार्य जिंक की छड़ करती है, जिसकी सतह क्या होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव। दोनों का मात्र यही अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आदर्श गैस, क्या आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? ये जो आयतन कितना होता है ये बताना है आपको। देखो ये कितना हो जाएगा ना कि 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप जो है प्राय अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप जो है ये पाया जाता है रक्त का? देखो ये बी, प्लस का बी सबसे अधिक जो कि पाया जाता है मानव शरीर में, प्लस का बी। कितना पाया जाता है तो हम बता दें आपको कि ये जो है ना 32.09% जो ये पाया जाता है, ठीक है, 32.09%। चलिए अगला प्रश्न है कि मशरूम जो ये क्या होता है? मशरूम जो है क्या होता है? मशरूम जो है, मशरूम ये क्या होता है? मशरूम, देखो मशरूम की हम बात कर ले तो मशरूम जो ये फंजाई होता है, ठीक है, क्या होता है? ये फंजाई, मशरूम जो है ये फंजाई होता है, जिसे परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे जो है ना परजीवी की श्रेणी में जो है रखा जाता है, परजीवी की श्रेणी में मशरूम को, लेकिन फंजाई को। और ये जीवाणु की बात कर ले तो जीवाणु के कारण जैसे कि अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये सभी जो है ना जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में जो कि 7 रंग होता है तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर में जो है आपको बताना है, सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? देखो सबसे ऊपर में जो है लाल रंग ही होता है, ठीक है, लाल रंग। स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर होता है। देखो कैसे कैसे होता है, सबसे ऊपर लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी, ठीक है, होता है, इस टाइप से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है, किस प्रकार से होता है? देखो वो जो होता है ना ये बीजाणु के कारण ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पर सत्य दिया गया, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि वो सत्य दिया गया? देखो जब किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो भार स्थान बदलने पर घट जाता है लेकिन बढ़ सकता है, जबकि जबकि द्रव्यमान का समान ही रहता है। जब मतलब कहने का मतलब ये कि मास जो है ना मतलब ज्यों का त्यों रहता है, मास जो होता है, मास वो जो है ना ज्यों का त्यों रहता है। देखो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान, जी का मान जो होता है, जी का मान
वो घट जाता है, और पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाने पर भी जी का मान क्या होता है, तो घट जाता है। और ध्रुव पर जी का मान की विषुवत रेखा से अधिक हो जाता है जी का मान ध्रुव पर। ठीक है, तो इस टाइप से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि हमारा कौन सा था, तो 12 नंबर प्रैक्टिस सेट था। तो आज हम लोग जो 12 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।